मेरे दोस्तों आज 20 सितंबर है। 20 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो दुनिया का यहाँ पहला एयरपोर्ट जिसने 5 स्टार कोविड-19 पाया है वहाँ फिमिसिनो एयरपोर्ट है। तो यहाँ फिमिसिनो एयरपोर्ट किस देश में है? तो फिमिसिनो एयरपोर्ट इटली में है। और इस फिमिसिनो एयरपोर्ट ने हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है। फिमिसिनो एयरपोर्ट जो कि इटली में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी FAO का हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। और सात पहाड़ियों का शहर रोम को ही कहा जाता है। और इटली में एक प्रसिद्ध नदी है पो नदी जिसको इटली की गंगा नदी कहा जाता है। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। IMD इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। और दूसरे नंबर पर हेलसिंकी है। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है। और हेलसिंकी या फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में अभी कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। और भारत में अगर देखा जाए तो इससे तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर कौन है? तो भारत में पहले नंबर पर हैदराबाद है जिसका रैंक 85 है। और जस्ट इसके बाद दिल्ली है जिसका रैंक 86 है। और यहाँ आपको ये भी याद रखें कि ग्लोबल इसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो IMD इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसमें हाल ही में सिंगापुर शीर्ष पर है। तो इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट 2020 के तहत कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट या इंडेक्स के अनुसार शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का रैंक 48 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, भारत का रैंक 48 है। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम और एक और चीज़ है, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट जारी करता है जिसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 48 है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 105वें नंबर पर है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर है और इसे टॉप कौन किया है? तो हांगकांग इसे टॉप किया है। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी किया है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को दिल्ली की सिविल सोसाइटी और कनाडा सरकार दोनों ने मिलकर ही ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। और इसमें से हांगकांग पहले नंबर पर और भारत का रैंक 105 है। सतत विकास सूचकांक जो सतत विकास सूचकांक जिसे यूनाइटेड नेशन जारी करता है, इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो स्वीडन पहले नंबर पर और भारत का रैंक इसमें 117 है। इंटरनेट गुणवत्ता रिपोर्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर और भारत का रैंक 79 है। इंटरनेट गुणवत्ता रिपोर्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर और भारत का रैंक 79 है। जबकि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेनमार्क पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 57 है। भारत का रैंक 57 है। और नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, नीति आयोग नहीं, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ और स्टेट के ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसे DPIIT ने ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की है। इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है।
राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में कौन पहले नंबर पर है? तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पहले नंबर पर है। और नीति आयोग के नियार तत्परता सूचकांक में भी गुजरात पहले नंबर पर है। और नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें शीर्ष पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर था। बीजापुर जो नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में शीर्ष में था। वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक में ब्रिटेन पहले नंबर पर है। भारत का रैंक इसमें 34 है। जबकि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में, तो वैश्विक जोखिम सूचकांक में चीन पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 13वां नंबर पर है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो 116वां नंबर पर भारत है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 116वें नंबर पर है। और सिंगापुर इसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप किया है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंडेक्स से। तो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट में किसने में कौन पहले नंबर पर है? तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 48 है। जबकि IMD के द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी रिपोर्ट में IMD के द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर और हैदराबाद भारत का जिसका पहले नंबर पर, जिसका रैंक 85 है। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, भारत का रैंक 48 है। और ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले नंबर पर है, भारत का रैंक 105 है। और इसे दिल्ली की सिविल सोसाइटी और कनाडा ने मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। सतत विकास सूचकांक जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें स्वीडन पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 117 है। इंटरनेट गुणवत्ता रिपोर्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 79 है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेनमार्क पहले नंबर पर है और भारत का रैंक 57 है। स्टेट का ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है और इसे DPIIT ने लॉन्च किया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पहले नंबर पर है और नीति आयोग की नियार तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले नंबर पर है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है। वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक में ब्रिटेन पहले नंबर पर और भारत 34 नंबर पर है। वैश्विक जोखिम सूचकांक में चीन पहले नंबर पर और भारत का रैंक इसमें थर्ड है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का रैंक 116 और इसमें तो टॉप कौन किया है? तो सिंगापुर ने किया है। और ग्लोबल कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मेक्सिको है। मेक्सिको ने हाल ही में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी किया है और इसे जारी किया है। तो मेक्सिको आया है। तो मेक्सिको की राजधानी क्या है? तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। और यहाँ पर करेंसी क्या है? तो करेंसी पेसो। तो मेक्सिको पेसो करेंसी है मेक्सिको में और मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। करंट अफेयर देखते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस प्रति वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो और बांस आया है, तो बांस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बांस क्या है? बांस एक प्रकार का घास है और यहाँ दुनिया का सबसे लंबा घास कौन है? तो दुनिया का सबसे लंबा घास बांस ही होता है। बांस क्या होता है? सबसे लंबा घास होता है। और इस वर्ष जो विश्व बांस दिवस जो मनाया गया है, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो विश्व बांस दिवस का थीम बम्बू नाव होता है। विश्व बांस दिवस का थीम है। तो बम्बू नाव किसका का थीम है? तो विश्व बांस दिवस का थीम है, जो कि प्रति वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो घास आया, तो घास के प्रमुख मैदानों से एक क्वेश्चन देख लेते हैं और वहाँ किस देश में स्थित है इसे भी देखते हैं। तो विश्व से जो घास के मैदान और वहाँ कौन से देश में स्थित है, यहाँ एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। तो इससे एक हम क्विक रीजन करते हैं कि कहते हैं कि कौन सा
घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो पेरी घास जो कि अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास को पेरी कहा जाता है। या पेरी घास कहाँ है तो पाया जाता है? तो पेरी घास उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जबकि स्टेपीज घास कहाँ पाया जाता है? स्टेपीज घास एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी यूरेशिया क्षेत्रों में स्टेपीज घास पाया जाता है। जबकि पेरी घास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पेरी घास पाया जाता है और स्टेपीज घास यूरेशिया क्षेत्रों में पाया जाता है। पम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में पम्पास घास पाया जाता है। या अर्जेंटीना में पाई जाने वाली घास को क्या बोला जाता है? तो अर्जेंटीना में पाई जाने वाली घास को पम्पास कहा जाता है। और पम्पास घास कहाँ पर से होता है उगाया जाता है तो पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। जबकि डाउन्स घास कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन घास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंपास घास कहाँ पाया जाता है? तो कैंपास घास ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील के उच्च भूमि में यहाँ पाया जाता है। ब्राज़ील की उच्च भूमि में कैंपास घास पाया जाता है। कैंपास घास कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील की उच्च भूमि में पाया जाता है। और सेल्वास घास कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वास घास भी ब्राज़ील में पाया जाता है, लेकिन ब्राज़ील के यहाँ अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। और ब्राज़ील के उच्च भूमि क्षेत्र में कौन सा घास पाया जाता है? तो कैंपास घास पाया जाता है। तो कैंपास घास ब्राज़ील के उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि कि सेल्वास घास ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। लानोज घास कहाँ पाया जाता है? तो लानोज घास वेनेजुला में पाया जाता है। सवाना घास कहाँ पाया जाता है? सवाना घास अफ्रीका क्षेत्र में। और अफ्रीका में कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में? तो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में सवाना घास पाया जाता है। और वेल्ड घास कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास पाया जाता है। और वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका में। और सवाना घास कहाँ पर पाया जाता है? तो सवाना घास अफ्रीका महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी क्षेत्र में सवाना घास पाया जाता है। केट रबड़ी घास कहाँ पाया जाता है? तो केट रबड़ी घास न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पुछताछ घास कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ घास हंगरी में पाया जाता है। हंगरी में कौन सा घास पाया जाता है? हंगरी में पाए जाने वाले घास को पुछताछ घास बोला जाता है। और केटल लबड़ी घास कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कंपोज घास कहाँ पाया जाता है? तो कंपोज घास ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील में हमने दो और घास देखे थे। एक तो कैंपास घास देखा था जो कि ब्राज़ील की उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जा रहा था। और दूसरा देखा था कौन सा घास देखा था? दूसरा हमने देखा था एक तो कैंपास देखा था और एक देखा था सेल्वास घास जो कि ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में पाया जा रहा था। और कंपोस्ट घास कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में ही पाया जाता है। कंपोस्ट घास, ये तीन घास से ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और पटान घास कहाँ पाया जाता है? तो पटान घास श्रीलंका में पाया जाता है। तो श्रीलंका में पाई जाने वाली घास को पटान घास कहा जाता है। और पोकरेन घास कहाँ पाया जाता है? पोकरेन घास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक और घास हमने देखा था, डाउन्स घास देखा, जो कि डाउन्स घास कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पोकरेन घास भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सेलाडो घास कहाँ पाया जाता है? सेलाडो घास ब्राज़ील में ही पाया जाता है। सेलाडो घास ब्राज़ील में। और सहोल घास कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीका के लाल सागर क्षेत्र में साहोल घास पाया जाता है। साहोल घास कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीका के लाल सागर क्षेत्र में साहोल घास पाया जाता है। जबकि सेलाडो घास कहाँ पाया जाता है? अब ब्राज़ील में पाया जाता है। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं। जितने भी हमने घास के मैदान देखे हैं उससे एक क्विक रीजन करते हैं। पेरी घास अमेरिका में पाया जाता है या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है। पम्पास घास अर्जेंटीना में। डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास और डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक पोकरेन घास भी पाया जाता है।
कैंपास घास ब्राज़ील की उच्च भूमि में, सेल्वास घास ब्राज़ील में पाया जाता है और अमेजोन क्षेत्र में पाया जाता है। लानोज घास वेनेजुएला में, सवाना घास अफ्रीका में के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका में, केटल लवली न्यूजीलैंड में, पुछताछ घास हंगरी में, कंपोज घास ब्राज़ील में, पटना घास श्रीलंका में, पोकलेन घास ऑस्ट्रेलिया में, सेलाडो घास ब्राज़ील में और साहोर घास अफ्रीका में और अफ्रीका के लाल सागर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरुंधति रॉय की हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फ्रीडम फासिज्म पे फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है। अरुंधति रॉय को उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अरुंधति रॉय को उनकी कौन सी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। हाल ही में इनकी एक और बुक आई है, द डॉक्टर एंड द सेटन नामक पुस्तक किसकी है? तो द डॉक्टर एंड द सेटन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन है? फ्रीडम फासिज्म और फिक्शन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और द डॉक्टर द सेटन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी था, जिसमें मेघना पाटिलकर और बाबा आमटे मुख्य रूप से कार्य कर रहे थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में। और इसी में नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी इनका संबंध है। तो अरुंधति रॉय का एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है और यहाँ देखिए यानी यहाँ एक समाज सेविका है और साथ ही साथ एक साहित्यकार भी है। और इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो भारत की यहाँ याद रखिएगा, ये भारत की एकमात्र ऐसी लेखिका है जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर मंथ के कुछ अन्य बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसकी है? तो पोप फ्रांसिसी की है। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट करण जौहर की पुस्तक। करण जौहर की पुस्तक क्या है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव है। माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसकी है? तब माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक गौरी खान की है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग नामक पुस्तक किसकी है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग नामक पुस्तक मेलिके लुकासा की। और मेलिके लुकासा को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार से नहीं बल्कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से मेलिके लुकासा को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए सम्मानित किया गया है। लेटेस्ट ड्रीम पोप फ्रांसिसी की है। बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर की है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग मेलिके लुकासा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय आयुष क्षेत्र का संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का आयुष क्षेत्र में संस्थान खोला जाएगा गुजरात के जामनगर में आयुष क्षेत्र का संस्थान खोला जाएगा। तो भारत में हाल ही में कुछ संस्थाएं या अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, उनसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का पहला शहद अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला शहद अनुसंधान केंद्र लोथर में खोला जाएगा। और भारत का पहला CNGC स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो भावनगर में खोला जाएगा। जबकि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। और भारत का प्रथम हाथियों के लिए हॉस्पिटल कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला हाथियों को समर्पित हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला जाएगा। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही खोली जाएगी। भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो लोथर में खोला जाएगा। और लोथर में ही भारत का प्रथम शहद अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है।
भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ खोला जाएगा या सबसे बड़ा लाइकेन पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो यहाँ उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो तमिलनाडु में खोला जाएगा। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है, तो भारत का प्रथम संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में ही खोला जाएगा। और तमिलनाडु में ही हाल ही में हल्दी अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। और भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया, तो भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात के महिसासगढ़ में खोला गया। गुजरात के महिसासगढ़ में भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत का प्रथम शहद अनुसंधान केंद्र रोहतक में खोला गया। पहला CNGC स्टेशन भावनगर गुजरात में खोला गया। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में खोला जाएगा। पहला हाथियों के लिए समर्पित हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला जाएगा। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय रोहतक में खोला जाएगा। और पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। हल्दी अनुसंधान केंद्र और संगीत संग्रहालय, जो कि प्रथम संगीत संग्रहालय है, वहाँ तमिलनाडु में खोला जाएगा। और भारत का प्रथम डायनासोर पार्क का गुजरात के महिसासगढ़ में खोला जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसने जीता, तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना ने जीता, जो कि प्रसिद्ध शेफ हैं। तो विकास खन्ना ने को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो विकास खन्ना को एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशियन गेम चेंजर किसको मिला, तो विकास खन्ना को मिला। उनकी कि फ्री इंडिया नामक मुहिम के लिए फ्री इंडिया नामक मुहिम के लिए, जिसके के तहत वहाँ लोगों को भोजन खिलाया करते थे। उसके लिए विकास खन्ना को एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एशियन गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया, तो विकास खन्ना को ही दिया गया है। आज के लिए इतना ही।